साथियों, आज का टॉपिक है कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? कलरेबल लेजिस्लेशन दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है कलरेबल, दूसरा वर्ड है लेजिस्लेशन। आइए इसका मीनिंग डिक्शनरी में देखने का प्रयास करते हैं। लेजिस्लेशन का मीनिंग होता है लॉ या कानून, और कलरेबल शब्द पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों तरीके से इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। कलरेबल लेजिस्लेशन अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। इसका मीनिंग होता है डमी कानून या फेक कानून या सिर्फ दिखावटी कानून। अब कोई कानून दिखावटी कैसे हो सकता है, इसको समझना है तो हमें एक केस लॉ की स्टडी करनी पड़ेगी, और वो केस लॉ है केटी मूपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1961 SC 252। आइए इसके फैक्ट्स को देखते हैं। जो इसका पेटिशनर कहें या याचिकाकर्ता, वो 25,000 एकड़ का उसका अपना एक खुद का फॉरेस्ट था केरल में, और 1949 में प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद सीमित हो गई थी उसकी पेड़ों की कटाई। तो उससे क्या हुआ कि उसकी इनकम जो थी वो अब सालाना सिर्फ 3100 रुपये प्रति वर्ष की रह गई थी। अब इसके बाद आता है ट्रेवनकोर कोचीन लैंड एक्ट 1955। ये केस तो केरल का है, पर ये ट्रेवनकोर कोचीन क्या है? तो ट्रेवनकोर कोचीन समझने के लिए थोड़ा केरल की हिस्ट्री समझते हैं। तो केरल क्या था कि भाई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो केरल शब्द नाम का कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। वहाँ पे थे किंगडम ऑफ कोचीन और किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर। बाद में इन दोनों जो किंगडम का विलय भारत के साथ होता है, और 1949 में इन दोनों किंगडम्स को मिलाकर एक स्टेट बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर एंड कोचीन। लेकिन क्या हुआ कि भारत में प्रिंसली स्टेट का विलय तो हो गया, लेकिन उस समय लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग रख दी कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई तमिल लोग का अलग राज्य, तेलुगु लोगों का अलग राज्य, इसी तरीके से मलयालम भाषी लोग अपना एक अलग राज्य चाहते थे। उनकी इस बात को ध्यान देते हुए सरकार यानी केंद्र सरकार ने एक एक्ट पास किया, वो था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और उसका असर ये हुआ कि हम जो आज का भारत देखते हैं वो आज का भारत उस शेप में आया, और मलय भाषी लोगों को जोड़कर जो स्टेट बनाया गया वो था केरल स्टेट। आप पिक्चर में दिख रहे होंगे कि पहले का 1949 से 56 के बीच में केरल का नक्शा क्या था, और 56 के बाद केरल का नक्शा क्या हो गया। अब हम आते हैं कि ये ट्रेवनकोर कोचीन लैंड एक्ट था क्या एक्चुअल में। जो ये ट्रेवनकोर कोचीन लैंड एक्ट बनाया था, इसका मूल तौर पर पर्पस ये था कि वो हर व्यक्ति जो भी लैंड ओन करता है उसके ऊपर सरकार 2 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से टैक्स लगाएगी, और सरकार की मर्जी होगी तो वो किसी भी तरह की ज़मीन पे ये टैक्स लगा सकती है, चाहे वो फॉरेस्ट की हो या कोई एग्रीकल्चर की हो, वो किसी तरह की हो। वहीं सरकार ने एक और सेक्शन जोड़ा, उसका नाम था सेक्शन 7। उसमें उन्होंने 78 टाइप की लैंड मेंशन कर दी कि सरकार चाहे तो इन प्रकार की लैंड को एग्जम्प्ट कर सकती है टैक्स लगाने के दायरे से। उसके लिए वो एक नोटिफिकेशन निकालेगी, और वो कुछ लैंड्स हैं जो कि इस टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगी। अब उन्होंने इतने टाइप्स के लैंड डाल दिए थे कि करीब करीब सभी तरीके की लैंड इसमें कवर हो गई थी। तो एक तरीके से सरकार के पास ये पावर थी कि वो चाहे तो किसी भी ज़मीन पर टैक्स लगा दे और किसी भी ज़मीन को टैक्स के दायरे से बाहर रख दे। अब केरल स्टेट बनता है 1956। उसके बाद केरल गवर्नमेंट एक अमेंडिंग एक्ट लाती है और सेक्शन जोड़ देती है, सेक्शन 5A। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसी एक्ट के ऊपर थी, क्योंकि ये एक्ट सरकार को पावर देता था कि वो किसी भी लैंड, ऐसी लैंड जिसका सर्वे ना हुआ हो, यानी कि अधिकारी ने जाकर उसके नाप जोख ना करी हो कि इसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इस पर कितना टैक्स बनता है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजनल टैक्स लगा दिया कि भाड़ में जाए तुम्हारा लंबाई चौड़ाई, मैं तुमसे अभी तो टैक्स लगा दे रही हूँ, बाद में जब सर्वे होगा तब हम इस टैक्स को कम कर लेंगे। ये उस लैंड का सर्वे के लिए भी सरकार ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की थी। तो भाई, जो हमारे नायर साहब थे वो कोर्ट में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया, मेरी इनकम तो है 3100 रुपये और मैं 50,000, अब 2 रुपये प्रति एकड़ सरकार ने रेट तय किया है, तो वो 50,000 रुपये मैं कैसे दूं? तो वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट इसको देखता है, कहता है भैया ये तो टैक्स लॉ तो लग ही नहीं रहा है कहीं से, क्योंकि आपकी इनकम तो हो रही है 3100 रुपये और आप मांग रहे हो पेटिशनर से 50,000 रुपये। दुनिया का ऐसा कोई टैक्स लॉ नहीं है जहाँ पे आपकी देने की क्षमता
कि ज़्यादा आपसे टैक्स लिया जाए। अगर आपकी क्षमता कम है तो आपसे कम टैक्स लिया जाएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, इनकम आपकी है 3100 रुपये और टैक्स वसूला जा रहा है 50,000 रुपये का। वहीं साथ ही साथ उसने पाया कि जो सेक्शन 4 और सेक्शन 7 है वो आर्टिकल 14 को भी हिट करते हैं, राइट टू इक्वलिटी को। क्योंकि गवर्नमेंट की मर्जी है तो वो जिस लैंड पे चाहे टैक्स लगा ले, गवर्नमेंट की मर्जी है तो टैक्स ना लगाए। इसलिए कोर्ट ने कहा ये आर्टिकल 14 को भी हिट करता है। जो एक्ट है उसके पढ़ के ऐसा लग रहा है कि भाई ये टैक्स लॉ तो है ही नहीं, ये सरकार ने ये इस तरीके से बनाया है कि वो ये चाहती है कि वो ये ज़मीन हड़प ले। और डायरेक्टली वो ज़मीन नहीं हड़प सकती है, क्योंकि उस समय तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 या राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट एग्जिस्ट करता था, जो कि ओनर्स को ये सुरक्षा प्रदान करता था कि वो अपनी प्रॉपर्टी पे काबिज रह सकते हैं या वो उस प्रॉपर्टी का ओनर रह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक दूसरा तरीका निकाला, वो था टैक्स लॉ के माध्यम से कि इतना टैक्स लगा दो कि जो पेटिशनर है वो अपनी ज़मीन सरकार को देने के लिए बाध्य हो जाए। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है। कलरेबल लेजिस्लेशन हर उस लॉ को कहेंगे जो सरकार सीधे तौर पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कानून नहीं बना सकती है, तो वो परोक्ष रूप से ऐसा कानून बनाती है कि उसका उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। तो ऐसे सभी कानून जो भी बनेंगे उन्हें हम कलरेबल लेजिस्लेशन कहेंगे, और कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो उन सभी जो लॉ बने उनको नल एंड वॉइड कर दे। एक केस है KCG नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार यदि कोई कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है तो वो परोक्ष रूप से भी करने में अक्षम है। तो अगर आपको ये मेरा टॉपिक हमारा पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे टॉपिक आगे भी लाते रहेंगे। बाय बाय।